Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are going to discuss about the current affairs related to ministries and schemes. So let's continue our discussion. हमें इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखा था हमने लास्ट लेक्चर में. अब हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस. जो ये इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे, ठीक है, तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, उसमें जो कवरेज है वो 75% जो है टोटल रूरल पॉपुलेशन, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है, और 50% जो है नगरीय क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या को इसमें कवर किया जाएगा. और जो कवरेज है TPDS के अंदर, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो पॉवर्टी एस्टिमेट्स जो है गरीबी का जो अनुमान लगाया जाता है उससे डीलिंग कर दिया गया है. और ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के तहत जो है अब संचालित होता है. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट एलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स अप टू डेजिग्नेट डिपोट्स ऑफ द FCIs. State या UT governments responsible for operational responsibilities for the allocation and the distribution of food grains and identification of eligible beneficiaries. जो स्टेट और गवर्नमेंट और जो संघ शासित क्षेत्र की जो सरकारें हैं, वो जो इसको संचालन करने की जो जिम्मेदारियां हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है फूड ग्रेन्स का, ठीक है, अनाज का, उसके लिए ये जिम्मेदार होंगी. और ये एक तरीके से जो योग्य लाभार्थी हैं उनकी पहचान करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होगी. और जो राशन कार्ड है इसके लिए उसका जो वो जो जारी किया जाएगा, उसका जो सुपरविज़न किया जाएगा, उसकी जो देख रेख की जाएगी, ठीक है, उसके काम करने के तरीके की, वो जो है फेयर प्राइस शॉप्स की होंगी. इन रिटेल प्राइस इज फिक्स्ड बाय द स्टेट एंड यूटीज. जो इन रिटेल जो खुदरा इन रिटेल जो प्राइस है वो कि स्टेट यूटीज के द्वारा फिक्स की गई है. और जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एकीकृत प्रबंधन PDS का, पब्लिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन, ये भी क्या है कि सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है, केंद्र की. और इसका लक्ष्य है जो PDS सिस्टम है उसको एकीकृत करना, राज्य और संघ क्षेत्र और जो है केंद्र सरकार की जो PDS सिस्टम है उसको एक बनाना है, एकीकृत करना है. और इसकी जो राष्ट्रीय संभाव्यता क्या है? ऑप्शन टू द PDS beneficiaries to lift food grains from FPS on their choice at a national level. राष्ट्रीय स्तर पर यह विकल्प दिया गया है. PDS जो बेनिफिशियरी हैं, जो उसका लाभ उठाने वाले हैं, जो फूड अनाज हैं, ठीक है, उसको FPS से वो हटा लें अपनी इच्छा से. और राष्ट्रीय स्तर पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों का विभाग है ये, ठीक है. इसमें जो है एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, यानी कि मूल्य स्थिरता कोष जो है जिसको जो कि सेंट्रल स्कीम है. और इसका जो लक्ष्य है वो है जो एग्रीकल्चर उत्पाद है, जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया या दालें हो गई, ठीक है, इसके जो मूल्य है उसकी जो परिवर्तनीयता, मतलब बदलता रहता है, मूल्य ऊपर नीचे होता रहता है, उसको मिटिगेट करना है, उससे निपटना है. एंड इसको जो है 2014-15 में लाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स के तहत. और जो इसको जो है अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है. ये दोनों फैक्ट जो है आपको जानना चाहिए, ठीक है. इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है प्रत्यक्ष खरीद, यानी जो किसान हैं और जो किसानों से जुड़े हुए एसोसिएशन या संगठन हैं जो कि फार्म गेट या मंडी में मिलते हैं, ठीक है, उनसे जो है प्रत्यक्ष रूप से खरीदारी की जाएगी. और एक सामरिक बफर स्टॉक जो है बना कर रखा जाएगा, जो कि जो कालाबाजारी है, ठीक है, जो कालाबाजारी है उसको हतोत्साहित करेगा. सामरिक बाजार स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक. और प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स
बाय सप्लाइंग सच कम्युनिटी एट ए रीजनेबल पॉइंट। और जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनकी रक्षा की जाएगी कैसे? एक तर्कसंगत मूल्यों पर जो है उनको वस्तुओं को उपलब्ध करा करके। और इट विल बी मैनेज्ड बाय द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी। जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। और फंडिंग्स का क्या स्टेटस है? इसमें जो स्टेट्स हैं वो एक रिवॉल्विंग फंड जो है बनाएंगे, जो कि सेंटर और स्टेट के द्वारा 50-50 कंट्रीब्यूटेड होगा, उसमें उनका सहयोग इतना होगा। और द रेशियो जो होगा वो 75 और 25 होगा। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, उत्तर पूर्व के राज्यों में। डिजिटली सेफ कंज्यूमर कैंपेन, डिजिटली सेफ यानी कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था गूगल इंडिया के सहयोग के साथ। और जो इसका लक्ष्य है वो है इंटरनेट से संबंधित जो सुरक्षा है, ठीक है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना भारतीय ग्राहकों के बीच में। और ये जो है इंटरनेट सेफ्टी जो मैसेज है जो प्रत्येक दिन का, जैसे कि एक तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो इंटरनेट का यूज़ करके, और ईमेल्स का प्रयोग करते हो, ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, और सिंपली आप अगर इंटरनेट को सर्फ कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, तो ये इससे जुड़े जो भी जो है सेफ्टी मैसेजेस हैं उनको एकीकृत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, इंग्राम, ये जो पोर्टल है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो वाणिज्य जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय विभाग है, ठीक है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ताकि जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उसको लेकर के जागरूकता, सलाह और उनका निपटान जो है किया जा सके। सेंट्रल रजिस्ट्री टू लॉस कंज्यूमर कंप्लेंट्स, जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उसको दर्ज करने के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी। एंड ग्रीवांस विल बी रिड्रेस्ड विद इन 60 डेज, और जो शिकायत होगी उसको 60 दिनों के अंदर जो है निपटान किया जाएगा उसका। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कारोबार मामलों के मंत्री है, मंत्रालय है, ठीक है, और इसमें जो है जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो कारोबार क्षेत्र है, ठीक है, उसको उसके नियमन और जो है ये देखना कि वो कानून के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की है। और मेनली जो है ये जो औद्योगिक और जो सेवा क्षेत्र है उनके नियमन से जुड़ी हुई है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ये जो निवेशक हैं, ठीक है, एंड ऑफर इम्पोर्टेंट सर्विसेज, और जो हितधारक हैं, ठीक है, उनको एक जो है महत्वपूर्ण सेवाओं को कभी ऑफर करती है। और जो मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेट्स द फॉलोइंग एक्ट्स, मिनिस्ट्री के द्वारा जो है निम्नलिखित एक्ट्स को का प्रशासन किया जाता है। एक तो कंपनी एक्ट इसी के तहत आता है, एंड मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती हैं 1969, और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो भी इसमें आता है। और जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 वो भी इसके तहत आता है। ट्रस्ट फॉर बिजनेस एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है। नेशनल CSR डेटा पोर्टल, और ये जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में जो भी सूचनाएं होती है वो इकट्ठा करता है, ठीक है। जो जिनको जो जो एक्टिविस्ट्स होते हैं, ठीक है, वो एलिजिबल कंपनीज से निकालते हैं। ई गवर्नेंस जो है MCA 21 प्रोजेक्ट क्या है? ये भी एक ई गवर्नेंस प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि कोर्स कंपनी अफेयर्स, जो कंपनी मामलों की जो कोर सेवाएं हैं, ठीक है, उनसे संबंधित हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसकी आसान और जो है सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करता है। कहाँ पर? जो कॉर्पोरेट इंटाइटीज़ होते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो पब्लिक होते हैं।
पीस सेटलमेंट स्कीम 2020, ये जो है को condonation of delays in filing of documents by the limited liability partnership firms, जो limited liability partnership funds होती हैं, ठीक है, वो उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स फिल किए जाते हैं तो उसमें जो विलम्ब होता है, ठीक है, उसके कंडोनेशन के लिए होता है ये। एलएलपी क्या होता है? एलएलपी जो है फ्लेक्सिबल लीगल एंड टैक्स इंटाइटी जो होता है, जो कि जो that allows partners to benefit from the economies of the scale by working together, and while also reducing their liability for the actions of others. कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल, ठीक है, ये जो है फाइनेंशियल और जो भी नॉन फाइनेंशियल वित्तीय और गैर वित्तीय जो सूचनाएं हैं कंपनीज की, उसको लोगों को देखने के लिए जो है यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रिकली प्लस, ये क्या है कि ये भी एक जो है इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है, जहाँ पे 10 सेवाएं 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और एक राज्य सरकार महाराष्ट्र, ठीक है, के द्वारा 10 सेवाएं वहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज? एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो है स्पाइस को जो है, जो कि एक ई फॉर्म था, उसकी जगह लेता है। एंड नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटाबेस जो है, स्वतंत्र जो डायरेक्टर्स हैं, निदेशक उनका डेटाबेस, ये जो है कंपनीज एक्ट 2013 के सहयोग से लॉन्च किया गया था, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे जो स्वतंत्र निदेशक हैं, ठीक है, उनका पंजीकरण यहाँ पे किया जा सकता है। साथ ही जो इंडिविजुअल्स हैं एस्पायरिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि ये इच्छा रखते हैं कि वो एक स्वतंत्र डायरेक्टर बनेंगे, उनको भी यहाँ पर पंजीकृत किया जाता है। और कंपनीज जो होती हैं वे खुद से भी यहाँ पे पंजीकृत कर सकती हैं उनको उनके डेटा बैंक के साथ। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। ये इसमें जो है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो आर्ट और कल्चर है उसका संरक्षण और उसका प्रमोशन या उनको बढ़ावा देना संबंध से शामिल है। और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज जो है, इसके तहत गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय मिशन। और इसमें जो अटैच ऑफिसेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, वो हैं ऑफिसेज जो हैं, एक तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दूसरा सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी है, ठीक है, तीसरा नेशनल आर्चीव्स ऑफ द इंडिया है, नेशनल आर्चीव्स ऑफ द इंडिया। अब प्रोजेक्ट मौसम देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो इसका लक्ष्य है वो जो इंडियन ओशन है, ठीक है, उसका अन्वेषण करना है, एंड डॉक्यूमेंट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, जो सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और जो धार्मिक विविधता है उसको पहचानना है, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन में जो भी इंट्रैक्शंस होता है उसमें जो कल्चरल, कमर्शियल और रिलीजियस इंट्रैक्शंस हैं उनको पहचान करना है। और ये इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द आर्ट नई दिल्ली, इसके द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये ASI और नेशनल म्यूजियम के द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका जो एम है वो है टू री-एस्टेब्लिश एंड रिकनेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन 39 कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन। जो भारतीय हिंद महासागर है उसकी 39 कंपनीज के बीच में जो है को रिकनेक्ट करना है, री-एस्टेब्लिश करना है उनके बीच में कम्युनिकेशन। और जो अंडरस्टैंडिंग नेशनल कल्चर्स इन द रीजनल मैरीटाइम लेव, जो क्षेत्रीय मैरीटाइम सिचुएशन है उसके अंदर जो है जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसको समझना।
inscribed places and sites identified under the project as transnational nomination for inscription of UNESCO World Heritage Scheme for promotion of the culture of the science, विज्ञान की संस्कृति, विज्ञान के संस्कृति, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए ये जो है साइंस सिटीज और साइंस सेंटर्स को जो है सेट करने का दृष्टिकोण है। और इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम के लिए जो राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल है वो इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी है। सेवा भोज स्कीम क्या है? जो सेवा भोज स्कीम है ये भी एक केंद्र सरकार की स्कीम है, ठीक है, जो कि जो चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उन पर जो भार है उसको कम करने के लिए लाई गई है। एंड नाउ reimbursing the government central government share of CGST and IGST of each charitable religious institution who provide food, prasad, langar, bhandara free of cost without any discrimination or public devotees, ठीक है, उनको रीइम्बर्सिंग किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है एप्लीकेबल टू ऑल चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो है चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उन सब पे ये लागू होता है, जो विच सर्व्स फ्री फूड टू द एटलीस्ट 5,000 पीपल इन अ मंथ, जो कि एक महीने में 5,000 लोगों को फ्री में खाना खिलाता है। सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर। इंटेंजिबल कल्चर का मतलब क्या होता है? जो कल्चर ऐसे अमूर्त कल्चर होते हैं, ठीक है, अमूर्त कल्चर होते हैं, वो उनको प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन वो अमूर्त होते हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं होता। और ये जो है सभी ICH जो है उनको कवर करते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है उनको कवर करते हैं, जैसे कि ओरल ट्रेडिशनल, जैसे कोई गीत हो गया ऐसा जो ओरली गाया जाता हो काफ़ी समय से, एंड एक्सप्रेशंस, भावनाएं, जिसमें कि भाषा भी शामिल है, ठीक है, एज ए व्हीकल ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल जो कल्चर हेरिटेज है उसके एक मार्ग के रूप में। एंड जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है, ठीक है, सोशल जो प्रैक्टिसेस होती हैं और जो रिचुअल्स होते हैं, जो फेस्टिव इवेंट्स होते हैं, वो सबको भी ये कवर करता है। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, इन सबको सपोर्ट करता है। और ये संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है उसके अंदर एक स्वायत्त संगठन है। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप, राष्ट्रीय मिशन है ये, नेशनल मिशन, कल्चरल मैपिंग की जाएगी और रोड मैप बनाया जाएगा, और अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत। और जो कल्चरल मैपिंग है वो डेटाबेस ऑफ नेचुरल एसेट्स एंड रिसोर्सेस, जो जो कल्चरल एसेट्स हैं, सांस्कृतिक जो पर संपत्तियां हैं, ठीक है, और जो संसाधन हैं उनके थ्रू जो मैपिंग होती है उस पर डेटाबेस बनाया जाएगा। और राष्ट्रव्यापी जो है एक सांस्कृतिक अवेयरनेस या जागरूकता प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसको हम हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान कहेंगे। और नेशनल कल्चरल वर्किंग प्लेस NCWP पोर्टल जो है ये इन सूचना और जो नॉलेज है शेयरिंग, ठीक है, उसको प्राप्त करना चाहता है। गुरु शिष्य परंपरा क्या है? ये भी जो है जोनल कल्चरल सेंटर के द्वारा जारी किया गया है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट रेयर एंड वैनिशिंग आर्ट। जो रेयर और वैनिशिंग आर्ट्स होते हैं, जो दुर्लभ होते हैं और जो खत्म हो रहे हो कला हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के प्रमोट करने के लिए ये चीज़ लाई जा रही है। और दोनों क्लासिकल और फोक टाइगर्स, मतलब जो प्राचीन हैं और जो आधुनिक जो टाइगर्स हैं,
सॉरी ट्राइबल्स हैं, उन दोनों के लिए। आदर्श स्मारक, आदर्श स्मारक क्या है? आदर्श स्मारक, स्मारक का जो लक्ष्य है वो है प्रोवाइड एमिनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अराउंड मोनूमेंट्स। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं वो कुछ मोनूमेंट्स या जो मोनूमेंट्स इमारतें हैं उनके उनके वहाँ तक प्रोवाइड कराना है, वहाँ तक उपलब्ध कराना है। और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका जो लक्ष्य है वो डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्वेशन एंड मेकिंग एक्सेसिबल फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। और डिजिटल लाइब्रेरी भी इसमें बनाई जाएगी, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट IGNCA। और कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो है to promote, understand and develop fondness for India's rich cultural heritage। जो भारत का जो है समृद्ध जो है सांस्कृतिक विरासत है वो उसको युवाओं के लिए जो है उसको प्रमोट करना, उनको समझाना और उस पर जो है शौक पैदा करने के लिए ये शुरू किया जा रहा है। और ये जो है जो कम विशेषाधिकार प्राप्त बच्चे होते हैं जो बैकवर्ड क्लास में रहते हैं, ठीक है, उन पर फोकस किया जाएगा इसमें। और जो देसी भाषा है वो इसमें बातचीत के लिए प्रयोग की जा रही है, देसी भाषा का प्रयोग बातचीत के लिए किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी होगी वो कौन सी होगी? सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। और यह एक स्वायत्त संस्थान होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। जनता दर्शक, जनता दर्शक क्या है? जनता दर्शक जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ जो है शुरू किया गया है। और ये जो है म्यूजियम से संबंधित जो भी अनुभव हैं उनको काफ़ी बढ़िया कर देगा। डार्क सेट क्या है? ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो है जो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, उनका म्यूजियम जाना ज़्यादा आसान कर देगा। ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर द सीडेक इम्प्रूविंग द म्यूजियम विजिट एक्सपीरियंस along with the डिफरेंटली एबल्स। और ये जो है कई सारे ऐसे विजिटर्स हैं जिनको अलाउ करता है, जो कि स्कैनिंग या सॉरी allows museum visitors gather all detail about objects or artifacts by scanning a QR code placing near the object। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है ये जो है जो भी एजेंसियां हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं जो राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय हितों से, सिक्योरिटी, सुरक्षा और जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उससे जुड़ी हुई हैं, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। जो प्रोवाइड्स पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रिसोर्स टू बी फॉर्म्ड फोर्सेस, ऑर्गेनाइजेस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस एंड परेड भी किए गए थे इसमें। और इसमें जो है इट हैज़ लार्जेस्ट बजट अमंग द फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिया। भारत के जो फेडरल डिपार्टमेंट है, जो संघीय विभाग है, उसमें सबसे बड़ा है ये। और जो करंटली अभी जो है जो थर्ड स्ट्रेन आया जो है कोरोना ओह सॉरी एक्चुअली आई मिस्ड हियर। करंटली स्टैंड्स थर्ड इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये जो मिलिट्री का खर्च है उसमें ये थर्ड नंबर पे आता है जो। एंड नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ द 5 डिपार्टमेंट्स। 5 डिपार्टमेंट्स को इसमें रखा गया है। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन
एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर वो भी इसमें शामिल किया गया है। 1 रैंक 1 पेंशन, एक रैंक और एक पेंशन। इसमें जो है एक यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम बनाने का दृष्टिकोण है। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो रिटायर हुए थे, जो सेना के जवान, उनके लिए 1 पेंशन 1 रैंक, अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग पेंशन होती थी। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि आप सभी के लिए जो है समान रैंक होगी, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो रैंक में। और जो सेम रैंक होता है विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक है, अगर रैंक सेम है तो उसी सेम लेंथ ऑफ द सर्विस में, ठीक है, उनके जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, न कि जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसके हिसाब से दिया जाना चाहिए, बल्कि अगर वो सेम रैंक पे हैं तो सेम लेंथ ऑफ द सर्विस है तो उसके हिसाब से उनको जो है दिया जाना चाहिए। अब तो पेंशन विल बी रीफिक्स्ड, फिर से फिक्स किया जाएगा पेंशन। सभी जो पेंशनर्स हैं जो कि सेम रैंक पे रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, सेम लेंथ की सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए जो पेंशन होगी वो फिर से रीफिक्स की जाएगी। मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत मतलब बोल दिया था कि रैंक ऊपर हो या नीचे हो, वो नहीं है, ये सेम रैंक्स के लिए ही है। सेम रैंक्स पे भी अलग अलग होती है जो पेंशन, उसके लिए है 1 रैंक 1 पेंशन। ठीक है, एक ही रैंक होती है लेकिन पेंशन स्कीम अलग अलग होती है। लेकिन अब यहाँ पे फिर से एक करने की बात कही गई है। और जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन है, ठीक है, का औसत है वो 2013 में देखा गया था। एंड पर्सनल हु वॉलंटरी रिटायर विल नॉट बी कवर्ड अंडर द OROP। ये 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत उनको कवर नहीं किया जाएगा अगर वे स्वेच्छा से रिटायर लेते हैं तो। और जो पेंशन है, ठीक है, उसको 5 सालों के लिए फिर से रिफिक्स किया जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन टूर में एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल टूर है जो जम्मू कश्मीर और जो उत्तर पूर्व के राज्यों के युवा हैं उनके लिए। एंड ये जो है आर्मी की जो आउटरीच प्रोग्राम है जो अभी चल रहा है उसका हिस्सा है। और जो स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकीकरण की जो स्पिरिट है, ठीक है, उसको और बढ़ाना है पूरे देश में। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, रक्षा ज्ञान शक्ति मिशन जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनहेंस सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि जो है आत्मनिर्भरता है जो डिफेंस क्षेत्र में उसमें लाई जा सके। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस होगा, ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम इज कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। वही जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, ये इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसको संचालन कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका एम है एम्स टू इनकलकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कल्चर इन इंडिया एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। एंड डिफेंस स्पेस एजेंसी एंड ट्राई सर्विस एजेंसी ऑफ द इंडिया आर्म्ड फोर्सेस टू कमांड द स्पेस एसेट्स ऑफ द आर्मी नेवी एंड फोर्स। इसमें जो है एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी भी शामिल की गई है। और ये ऐसे पर्सनल्स जो है सभी तीनों ब्रांचेस से लेकर के है आता है। और ये 2019 में ऑपरेशनल हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और स्पेस वॉरफेयर जो एसेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, उन उनके साथ जो है इसको संचालित होने के लिए बनाया गया है। और डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है DSRO, वो इसके शोध के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। डिफेंस रिसर्च जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग स्पेस वॉरफेयर सिस्टम। इसमें ये जो है स्पेस वॉरफेयर सिस्टम डेवलप करने के लिए की जिम्मेदारी इसको है। और टेक्नोलॉजीज फॉर द
डिफेंस स्पेस एजेंसी, और जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसके लिए जो तकनीकी है, ठीक है, उसको इसके विकास करने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग स्पेस सरफेस स्पेस वॉरफेयर, developing space warfare system and technologies for the defense space agency। तो अभी इस लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा इसमें कुछ चीज़ें जो है, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैंने करेक्शन कर दिया है उसमें। कुछ चीज़ें जो है स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स इन द नेक्स्ट lecture। Thank you so much।